मेरा ये मानना है कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई वाक़या इस तरह का ज़रूर पेश आता है, जिस वाक़ये को वो जब भी याद करता है तो ना सिर्फ़ उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बल्कि वो ज़रूर सोचा करता है कि अगर दोबारा से कोई इस तरह का वाक़या अगर उसके साथ पेश आया, तो शायद इस वाक़ये को या इसके खौफ़ को बर्दाश्त करना उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। इससे पहले हम आबिद भाई की इस बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ बढ़ें। अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इस ऑडियो टेप को लाइक कर दें। ये कहानी आबिद भाई की कहानी है और ये बताते हैं कि उस दौर की कहानी है जिस दौर में मैं महज 9 या 10 साल का था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग एक पोश इलाके में एक बड़े बंगले में रहा करते थे। बेसिकली हमारी जो फैमिली थी वो 4 अफराद पे मुश्तमिल थी। मेरे अम्मी अब्बू, मेरी एक बहन और मैं। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे मुख्तलिफ मुलाजमीन हमारे घर के अंदर आए। आने के बाद उन्होंने काम किया और आते और जाते रहे। लेकिन हाँ, एक ऐसी मुलाजमा थी जो कि हमारे घर में काम करने आई थी, जो ना सिर्फ बहुत ही शरीफ थी बल्कि मेरे घर वाले, ख़ास तौर पे मेरी अम्मी, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करती थीं। अब हमारा ये जो घर था बेसिकली एक बड़ा बंगला था और ये ग्राउंड प्लस वन पे मुश्तमिल था। लेकिन शुरू से ही जब से मैं छोटा सा था मुझे ऊपर जाने से या सीढ़ियों पे जाने से बेइंतहा डर लगा करता था। बात ये थी कि ये जो सीढ़ियाँ थीं एक तो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश थीं और इस तरह की थीं कि मुझे चढ़ते चढ़ते ऐसा महसूस होता था जैसे मेरा पाँव स्लिप होने वाला है। और दूसरी बात ये थी कि मैं ऊपर जाते हुए एक अजीब सा खौफ सा महसूस किया करता था। खैर, ऐसी ही एक शाम थी और मेरा ख्याल है कि मगरिब के बाद का ही टाइम था। मेरी अम्मी किसी काम से या कपड़े वगैरह डालने के लिए ऊपर गई हुई थी और जो उनकी मुलाजमा थी यानी जिन आंटी का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो भी मेरी अम्मी के साथ छत पे मौजूद थी। एकदम से मेरी अम्मी को कोई काम याद आया या उनको कोई चीज़ ऊपर मंगवानी थी, तो उन्होंने मुझे ज़ोर से आवाज़ दी और मुझे कहा कि फ़ला फ़ला सामान लेके ऊपर आ जाओ। जैसे कि नॉर्मली हुआ करता है वैसे ही मुझे आवाज़ दी गई। और सच्ची बात यह कि जब मुझे आवाज़ दी गई एक तो वैसे ही अंधेरा हो रहा था और दूसरे मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं इस अंधेरे रास्ते से होता हुआ ऊपर की तरफ जा सकूं। काफ़ी देर तक मेरी अम्मी ने मुझे आवाज़ दी और बिला आखिर जब मैं नहीं आया तो हमारी जो मुलाजमा थी वो एकदम से सामने आई। यानी दोनों सीढ़ियों के बीच का जो हिस्सा था जिसे आप छोटा सा फर्श नुमा हिस्सा कह सकते हैं, वहाँ पे आके खड़ी हुई और वो मुझे देखने लगी। मुझे एकदम से बड़ी हैरानी हुई कि ये यहाँ पे आके मुझे क्यों देख रही है। शायद ये मुझे देख रही है या गुस्सा कर रही है कि मेरी अम्मी मुझे ऊपर बुला रही हैं और बावजूद इसके कि वो मुझे आवाज़ दे रही हैं और मैं उनकी बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हूँ। खैर, अभी मैं इस सिचुएशन को समझना ही चाह रहा था कि देखते ही देखते हमारी यही मुलाजमा उसने एकदम से अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना शुरू किया, जैसे कि शायद वो कुछ करना चाहती हो। आप यकीन करें कि जैसे ही उसने अपने दोनों हाथ ऊपर किए तो देखते ही देखते ऐसा लगा जैसे उसके दोनों हाथ ऊपर होने के साथ साथ बड़े और लंबे होना शुरू हो चुके हैं। पहले ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने हाथों को ऊपर की तरफ किया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ लंबे हो के एग्जैक्टली मेरी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। ये जो मंजर था यकीनन आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का मंजर था, लेकिन अल्लाह जानता है कि ये जो मंजर था ये मेरी ज़िंदगी का खौफनाक तरीन मंजर था। और देखते ही देखते उसके हाथ इस कदर लंबे और इस कदर बड़े हो चुके थे कि ऐसा लग रहा था जैसे 8 या 10 फीट का फासला तय करने के बाद उसके दोनों हाथ मेरे दोनों बाजुओं के पास आके रुक चुके हैं। देखते ही देखते उन दोनों हाथों से उस औरत ने मुझे ना सिर्फ उठाया बल्कि ऐसे ही उठा के हवा में ले जाते हुए एग्जैक्टली सीढ़ियों के सामने यानी छत के सामने खड़ा कर दिया, जहाँ पे मेरी अम्मी पहले से मौजूद थी और वो मेरे ऊपर आने का या किसी चीज़ के मंगवाने का इंतज़ार कर रही थी। ये जो कुछ हुआ ये कुछ सेकंड के अंदर अंदर हुआ और यकीन करें कि जो कुछ हुआ इसको मैं अपनी आंखों से विटनेस कर रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था एकदम से मेरी आवाज़ जा चुकी है और जो कुछ मैं देख रहा था उसके ख़िलाफ़ मैं ज़रा बराबर भी ना ही कोई आवाज़ निकाल पा रहा था, ना ही मेरे अल्फाज अदा हो रहे थे और ना ही मेरी सच्ची बात है कि समझ में आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है।
आप यकीन करें कि जैसे ही उस औरत ने अपने इन लंबे हाथों से मुझे वहाँ पे उतारा, तो मैं एकदम से बाकी जो सीढ़ियाँ बची थीं उन सीढ़ियों के रास्ते ऊपर की तरफ भागता चला गया। हैरानकुन बात ये थी कि जैसे ही मैंने ये सीढ़ियाँ उबूर की और मैं अपनी अम्मी के एग्जैक्टली सामने जाके खड़ा हुआ, तो मेरी अम्मी के बराबर में वही औरत या वही मुलाजमा मौजूद थी जिसने अभी कुछ देर पहले मुझे नीचे से बड़े हाथ करके या लंबे हाथ करके उठा के यहाँ पे ला के रखा था। एक अजीब कन्फ्यूजन थी, अगर ये यहाँ पे मौजूद थी तो अभी जिसने मुझे नीचे से उठाया था और उठाने के बाद यहाँ पे ला के छोड़ा था या रखा था, बिलाखिर वो कौन औरत थी। ये एक अजीब सा मामला था जो मेरे सामने दरपेश था। अच्छा, और अजीब बात ये थी कि जब मैंने वहाँ पे देखा जहाँ पे अभी वो औरत मौजूद थी, तो अब वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और हमारी जो मुलाजमा थी वो अम्मी के साथ कुछ इस तरह से काम करवा रही थी जैसे उसको इस बारे में कुछ भी मालूम ना हो। आप यकीन करें कि तकरीबन 1 या 1.5 घंटे तक, जब तक मेरी अम्मी ने मुकम्मल तौर पे काम ख़त्म नहीं कर लिया और यह मुलाजमा वापस अपने घर नहीं चली गई, मैं एक अजीब शशोपंज के अंदर मुब्तला था। मेरे पास अल्फाज मौजूद नहीं थे या मैं अपनी वालदा को जो कुछ मैंने देखा था, ये विटनेस किया था, उसके बारे में नहीं बता पा रहा था। खैर, अल्लाह अल्लाह करके जब ये मुलाजमा गई, तो इस मुलाजमा के जाने के बाद जब मैंने अम्मी को बताया कि अम्मी, हमारी जो आंटी हैं उनकी तरह एक और आंटी मैंने यहाँ पे खड़े हुए दिखी थी, और उन आंटी ने ना सिर्फ मुझे देखा बल्कि अपने हाथों को लंबा और बड़ा करके मुझे ज़मीन से या नीचे की तरफ से उठा के ऊपर फर्स्ट फ्लोर के बिल्कुल करीब छोड़ दिया। खैर, ये सुनने के बाद काफ़ी देर तक मेरी जो अम्मी थी मुझ पर दम दुरूद करती रहीं और शायद उन्होंने मुझे संभालने के लिए या मेरा ध्यान बटाने के लिए मुझे कहा कि हो सकता है आंटी ने तुम्हें डराने के लिए कोई इस तरह की हरकत की हो। खैर, आइंदा तुम मेरे साथ ही रहना और कभी भी अकेले नीचे या ऊपर नहीं जाना। ये एक अजीब वाक़या था जो कि एक छोटा सा वाक़या था, लेकिन ये बहुत ही खौफनाक वाक़या था और ये एक ऐसा वाक़या था जिसको मैं आज तक अभी तक नहीं भूल पाया हूँ। अच्छा गाइस, ये जो कहानी है ये हमें आसिफ भाई ने कराची महमूदाबाद से शेयर की है, लेकिन ये कहानी, ये किस्सा उनके साथ 1996 में हैदराबाद के अंदर पेश आया था। ये बताते हैं कि पिछले काफ़ी अरसे से मैं बेरोज़गार था और मेरे घर वाले, ख़ास तौर पे जो मेरे अब्बू थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करते थे। उनका ये ख्याल था कि मैं कामचोर हूँ, मैं कोई अच्छी जॉब नहीं करना चाहता या मेरा काम के अंदर दिल नहीं लगा करता। अब जब उन्होंने रोज़ाना मुझे प्रेशराइज करना शुरू किया, तो मैंने हैदराबाद सिटी के अंदर किसी ऐसी जगह की तलाश शुरू की जहाँ पे मैं एक छोटा सा मार्ट या आप कह सकते हैं कि जनरल स्टोर खोल सकूँ। मेरा टारगेट यही था कि मैं किसी ऐसी जगह पे अपना जनरल स्टोर खोलूँ जहाँ पे पहले से कोई इस तरह की चीज़ मौजूद ना हो, और ख़ास तौर पे अगर आप उस रोड की बात करें जो कि नेशनल हाईवे से या हाईवे से कनेक्ट हुआ करता है, तो मेरा इंटरेस्ट ऐसी जगह पे जनरल स्टोर खोलने का था। ऐसी जगहों पे एक तो 24/7 कस्टमर्स अवेलेबल होते हैं और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे आपको पैसे निकालने में या ख़र्चा करने में आसानी हुआ करती है। खैर, काफ़ी कोशिशों के बाद मुझे एक ऐसी जगह पे दुकान मिली जो कि मेरा ख्याल है कि हाईवे से मुश्किल से 50 या 55 फीट के फासले पे मौजूद थी। अब जो भी एग्रीमेंट था, जो भी लेन देन था, वो तय किया गया और इसके बाद मुझे जो मालिक था उसने कहा कि 1 तारीख से आप इस दुकान को अपने कब्ज़े में ले सकते हैं और यहाँ पे जो काम करना चाहें वो आप कर सकते हैं। 1 तारीख से पहले पहले इस दुकान के अंदर जो भी काम है या शटर वगैरह का जो भी काम है, मैं उसको कंप्लीट करवा दूंगा। अब 1 तारीख से पहले मैंने सोचा कि जो भी सामान वगैरह मुझे चाहिए उसकी मैं मालूमात कर लेता हूँ, उसके बाद जो भी मेरे पास पैसे हैं उनके मुताबिक सामान ख़रीद लेता हूँ। और ऐसा ही हुआ कि काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने जनरल स्टोर का जो भी सामान हुआ करता है, ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें जो रनिंग आइटम होते हैं, वो मैंने अपनी दुकान के लिए ख़रीदना शुरू कर दिया। मेरा ख्याल है कि उस दौर में भी मैंने तकरीबन 48 या 50 हज़ार का सामान ख़रीदा था, जो कि ना सिर्फ बहुत ज़्यादा अमाउंट थी बल्कि आज के दौर के हिसाब से लाखों में बात की जा सकती है।
खैर अल्लाह का शुक्र है कि पहली तारीख को जब मैंने दुकान की चाबी ली तो एक दो दिन सामान को सेट करने में या दुकान को ज़रा लुक देने में लग गए, और उसके बाद 3 तारीख से मैंने बाकायदा इस दुकान का आगाज़ कर दिया। अब बात ये थी कि ये जो दुकान थी ये शहर से थोड़ी सी कटी हुई थी, लेकिन ये हाईवे के करीब मौजूद थी। तो वैसे ही था कि दिन के औकात में भी रात के औकात में भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम चलना शुरू हुआ, और देखते ही देखते मेरे काम के अंदर इस कदर बरकत हो चुकी थी कि मुझे लग रहा था कि मुझे एक और दुकान सामान रखने के लिए किराए पे लेनी पड़ेगी। अल्लाह का शुक्र है कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर मैं इस कदर कमा चुका था कि मैं बआसानी एक नहीं 2 दुकानें किराए पे ले सकता था। खैर जैसे जैसे मज़ीद टाइम गुजरा तो एकदम से कुछ अजीब मामलात होना शुरू हुए। जैसे कि एक रात ऐसा हुआ, मेरा ख्याल है कि जनवरी की 13 या 12 तारीख थी, और इत्तफाक से मुझे दुकान को जल्दी बंद करना था। अब जब मैंने दुकान को बंद किया, बंद करने के बाद मैंने ताला वगैरह लगाया, तो मेरी आदत थी कि मैं ताला लगाने से पहले जितनी भी चीज़ें हैं उन पे नज़र डालता था, देखता था कि लाइट्स वगैरह बंद हैं या खुली हुई हैं, फिर कहीं जाके मैं दुकान को बंद किया करता था। खैर मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने दुकान बंद की तो मुझे याद था कि मेरे पास कितना सामान मौजूद है, कल कितना सामान मंगवाना है, और मेरे पास क्या क्या इन्वेंट्री है जो मुझे मेंटेन करनी है। अब अगली सुबह इत्तफाक से मुझे आने में देर हो गई, और जब मैं आया तो तकरीबन 11 बजे या 11:30 बजे का टाइम था। खैर जैसे ही मैंने शटर को ऊपर किया तो शटर ऊपर करने के बाद जब मैंने अंदर देखा तो ऐसा लगा कि अंदर जितना भी सामान है वो गिरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझ के अंदर आने के बाद जो भी सामान था इस सामान को नीचे गिराया है। हालांकि सामान कुछ भी कम नहीं था, लेकिन सामान बिखरा हुआ था, उसको बाकायदा नीचे गिराया गया था। और हैरान कुन बात यह थी कि इस दुकान की जो चाबी थी या जो ताला था वो मैंने अपने हाथों से लगाया था, यानी ना ही मालिक के पास ना ही किसी और के पास इसकी चाबी मौजूद थी, और ना ही कोई और इस दुकान को खोल सकता था। अब कुछ देर तक मेरी समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ ये हुआ क्या है। अगर कोई चूहा होता तो एक आध चीज़ गिरी हुई होती या छोटी चीज़ गिरी हुई होती, लेकिन अजीब बात यह थी कि तकरीबन दुकान के हर आइटम को नीचे गिराया गया था। ये जो कुछ किया गया था ये जानबूझ के किया गया था और सरासर मुझे परेशान करने के लिए किया जा रहा था। अब मैंने फिर भी मार्जिन ऑफ एरर दिया। मैंने सोचा कि हो सकता है कोई चूहा हो, कोई बिल्ली हो, या कोई भी इस तरह की मखलूक हो। अपने आप को कन्विंस किया, समझाया, और दोबारा से सारे के सारे सामान को सेट कर दिया। अब जब ये रात ख़त्म हुई, यानी कि जब दोबारा से मैंने अपना जो भी सामान था उसको जानबूझ के गौर से देखा और अगली सुबह का वेट किया, तो सेम मंजर था। जब अगले दिन मैं वापस आया, मैंने दुकान का शटर खोला तो सारा का सारा सामान वैसे ही सामने बिखरा हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि कोई जानबूझ के मुझे परेशान कर रहा है। अब तक मेरा ये ख्याल था कि हो सकता है मालिक या उसका कोई बेटा जानबूझ के मुझे परेशान करना चाहते हो। वो चाहते हो कि अब ये दुकान चल चुकी है तो इससे खाली करवा के हम लोग यहाँ पे अपना काम शुरू कर दें, जो कि आमतौर पे हमारी सोसाइटी में हुआ करता है कि जब आपका काम चलना शुरू होता है तो मालिकान आमतौर पे आपसे दुकान को खाली करवा दिया करते हैं। अब मैंने सोचा कि ये जो तीसरी रात है मैं वैसे ही चेक करूँगा। चेक करने के बाद मैं बाकायदा पीछे जाके किसी जगह छुप के वेट करूँगा कि कहीं कोई आता है, आने के बाद कहीं मेरे सामान को जानबूझ के गिराता भी है या नहीं। ये जो तीसरी रात थी, ये सारी की सारी रात मैंने रोड पे एक जगह छुप के गुजारी। मैं एक ऐसी जगह पे खड़ा हुआ था जहाँ पे मैं देख सकता था कि मेरी दुकान पे कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है। हैरान कुन बात थी कि जैसे ही फजर की अजान हुई और अजान होने के बाद जब मैंने शटर को खोला तो शटर खोलने के बाद जब मैंने देखा तो एग्जैक्टली वही सिनेरियो था। वैसे ही सारा का सारा जो सामान था वो नीचे बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने शटर को खोले बगैर जो भी सामान अंदर मौजूद था उसको गिराया हुआ है। अजीब बात यह थी कि आज तीसरे दिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दांतों से काटने के बाद कुछ चीनी के पैकेट्स को या इस तरह की चीज़ों को नीचे गिराया है। हालांकि मैं खुद गवाह था, ना ही कोई शटर खुला था, ना ही कोई पीछे से रास्ता था, और ना ही कोई और मेरे अलावा इस दुकान को खोल सकता था। एक अजीब सिनेरियो था, एक अजीब परेशानी थी, और समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अब ये जो 3 दिन थे ये तो गुजर चुके। चौथे दिन से क्या हुआ कि मैं दुकान के अंदर जहाँ पे अपने पैसे जमा करने के बाद या जो भी दिन की सेल थी
उसके पैसे रखा करता था, तो चौथे दिन से वो पैसे कभी आधे गायब हो जाते, कभी पूरे के पूरे गायब हो जाते। हालांकि ना ही कोई दुकान के अंदर आता, ना ही कोई इस दुकान को खोला करता। अब ये जो भी वाकयात थे, ये सारे के सारे वाकयात बिलाखिर मैंने तंग आने के बाद अपने फादर के साथ शेयर किए। और जब मैंने ये सारे के सारे वाकयात अपने अब्बू को बताए, तो उनका ये मानना था कि कोई जानबूझ के किसी न किसी मखलूक के ज़रिए तुम्हें परेशान कर रहा है। और यकीनन हो सकता है कि मालिक को उसको अंदाज़ा हो चुका है कि तुम्हारा काम चल चुका है, और अब वो यही चाहता है कि तुम यहाँ से खाली करो और सेम काम, सेम चीज़ों को वो अपनी दुकान में खुद से शुरू करे। अब ये जो बात थी मेरी भी समझ में आ रही थी। अब हमने अपने तौर पे जो हमारी करीबी मस्जिद थी, उनके जो इमाम साहब थे, जिनको शाह साहब कहा जाता था, उनसे मुलाकात की। जब हमारी उनसे मुलाकात हुई, तो मुलाकात होने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे 2 या 3 दिन का टाइम दें। 2-3 दिन के बाद मैं आपकी दुकान पे विज़िट करूंगा और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बुनियादी तौर पे मसला कहाँ पे मौजूद है। वैसे ही हुआ कि 2 दिन के बाद जब शाह साहब से मुलाकात हुई, तो वो हमारे साथ हमारी दुकान पे आए। उन्होंने हमारी दुकान का जायज़ा लिया। और अजीब बात ये थी कि आज जब वो दुकान पे आए, तो ना ही सामान बिखरा हुआ था और ना ही वहाँ पे कोई इस तरह का एहसास हो रहा था। इत्तेफाक से जो भी पैसे थे वो मैंने जानबूझ के रखे थे, वो वैसे ही वहाँ पे मौजूद थे। और बज़ाहिर ये मंजर कशी की जा रही थी जैसे सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जाहिर सी बात है, शाह साहब भी एक पहुंची हुई हस्ती थे। उन्होंने अपने तौर पे हिसाब लगाया और हिसाब लगाने के बाद वो कहने लगे कि जो कुछ हो रहा है इसके पीछे मालिक इन्वॉल्व नहीं है। अब शाह साहब ने कहा कि मुझे 2-3 दिन का टाइम दो, 2-3 दिन के अंदर अंदर मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ, वो करना शुरू करो। और अल्लाह ने चाहा कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे जो मामलात हैं बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। खैर 2-3 दिन के बाद उन्होंने मुझे कहा कि रात के औकात में जब तुम इस दुकान को बंद करने लगो, तो एक तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो और बंद करने से पहले एक खाने की कोई भी चीज़, जो भी तुमने खाना खाया हो, वो खाना और 2 रोटियां यहाँ पे रख दिया करो। अगले दिन आके देखेंगे कि क्या होता है। इसी तरह एक दफ़ा उन्होंने कहा कि तुम कुछ मिठाई लो, यानी कि आधा किलो मिठाई लो। इस मिठाई को दुकान के काउंटर के ऊपर, यानी जहाँ पे तुम्हारा तराजू मौजूद है, उसके बिल्कुल बराबर में रख दो। अब जैसा शाह साहब ने कहा था, हमने मनोवन वैसे ही किया और वैसे ही खाना और मिठाई काउंटर पे या जहां उन्होंने कहा था वहां पे रख दी। अगले दिन जब हमने शॉप खोली, तो आप यकीन करें कि ना वो खाना मौजूद था और ना ही वहां पे वो मिठाई मौजूद थी। यानी कि कंफर्म था कि इस शटर को ना खोला गया है, ना ही सामान बिखरा हुआ है और ना ही पैसे आगे पीछे हुए हैं। हाँ, लेकिन जो खाने की चीज़ें थी वो वहाँ से गायब थी। अब जब यह तजुर्बा कामयाब हुआ, तो शाह साहब ने कहा कि अब तुम्हें रोज़ाना खाना भी रखना है और मिठाई भी रखनी है। जाहिर सी बात है कि अगर आप आधा किलो मिठाई की बात करें, तो उस दौर में भी मिठाई महंगी हुआ करती थी। मेरी शॉप चल तो रही थी, लेकिन मेरी आमदनी इस कदर नहीं थी कि मैं खाने का और मिठाई का खर्चा अफोर्ड कर सकूं। तो मैंने उनको कहा कि शाह साहब, अगर पूरे दिन की आमदनी मैं यहाँ पे लगा दूंगा तो मेरी जेब में क्या आएगा। वो कहने लगे कि जैसे जैसे मैं आपको कह रहा हूँ वैसे वैसे आप करना शुरू करें। आप जैसे ही ये सब कुछ करना शुरू करेंगे, तो अल्लाह ने चाहा आहिस्ता आहिस्ता करके आपके रोज़गार में बरकत होना शुरू हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ कि जैसे जैसे हमने करना शुरू किया, शुरू में बढ़ने लगा। लेकिन आप यकीन करें, उसके बाद से जो मेरी सेल थी या जो मेरी आमदनी थी, ऐसा लग रहा था जैसे 50 गुना बढ़ चुकी है। कभी कभी अगर ऐसा होता भी कि मौसम की वजह से, बारिश की वजह से या किसी भी वजह से सेल नहीं होती, तो अक्सर रात के औकात में, यानी आप कह सकते हैं कि तकरीबन 12 बजे के बाद, मैं देखता कि 2 बच्चे, जो कि बहुत लंबे लंबे बच्चे हैं, अजीब तरीके से उनका चेहरा भी लंबा है, इवन कि उनके जो हाथ हैं वो इस कदर लंबे हैं कि उनके टखनों तक पहुंच रहे हैं। वो पता नहीं कहाँ से एकदम से निकल के आते और निकल के आने के बाद वो मुझसे बारी बारी चीज़ें मांगना शुरू करते। इसी तरह तकरीबन उस दौर में भी वो 4 या 5 हज़ार की चीज़ें खरीदते और ख़रीदने के बाद मुझे बाकायदा पैसे दे के जाते। ऐसा लगता जैसे पूरे दिन जो ग्राहक नहीं आए थे या जो सेल नहीं हो सकी थी, या बाकायदा उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उसके बाद जितने अरसे तक उस दुकान पे काम किया, तो ना सिर्फ मेरे घर वालों के हालात बेहतर होते चले गए, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने बाकायदा एक बहुत बड़ा सा मार्ट खोला